तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। लेसन नंबर 5 क्लास 8 कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बुक है। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड, फर्स्ट पार्ट है ये। इसकी आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज हर क्वेश्चन का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। बस आप देखते जाइए स्क्रीन पर और उसको समझते जाइए, आपको कम्प्लीटली ये समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा बहुत इजी वे में। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट अस थिंक एंड आंसर। आओ सोचें और उत्तर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ग्रुप्स एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द ऑथर बेस्ड ऑन हिज। ऑथर के बारे में बताना है, उसके बेस पर किसके आधार पर ऑथर के बारे में बताना, क्या क्या चीज़ें बतानी वो नीचे दी गई हैं। बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पेरेंट्स, उसकी एजुकेशन, कौन कौन सी बुक्स लिखी और क्या उसका करियर था, ये सब बताना है। तो मैंने इसका आंसर फाइंड आउट करके अपना रिटन में एक नोटबुक में कर दिया था, उसमें से अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको अभी समझ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपका स्क्रीन पे आपके सामने है। उसके बर्थ प्लेस और उसके जो बताना था एजुकेशन करियर के बारे में। तो नीचे आंसर देखिए, कोनान डॉयल वॉज बोर्न ऑन मई 22, 1859। इसका जन्म जो हुआ था 22 मई को और 1859 में हुआ था इन एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। हिज फादर नेम वॉज चार्ल्स एल्टामाउंट डॉयल। उसके पिताजी का जो नाम था वो चार्ल्स एल्टामाउंट डॉयल नाम था। एंड मदर नेम वॉज मैरी फोले डॉयल। मैरी फोले डॉयल जो इसका था मम्मी का नाम था। कोनास फेमस बुक इज़, कोनान की जो सबसे फेमस बुक है वो ये है, सिंकिंग हर वॉइस टू ए हॉरर स्ट्राइकन विस्पर, ये नाम है उसकी बुक का। एंड एक और उसने पुस्तक जो फेमस थी वो ये है, ए स्टडी इन स्कारलेट। उसकी एजुकेशन जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में इसने एजुकेशन प्राप्त की थी और पीएचडी की हुई थी इन्होंने। इसका करियर जो था वो डिटेक्टिव का था, ये एक डिटेक्टर था, ये इसका करियर था। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें राइट ऑप्शन जो है उस पर मैंने राइट टिक कर रखा, जो आपने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। केवल हम इसके आंसर बोल के आपको बताएंगे, समझाएंगे। हेलन स्टोनर वॉज, ऑप्शन सेकंड आएगा 30 ईयर्स ओल्ड। हेलन स्टोनर जो थी 30 साल की थी। बी, हर स्टेपफादर वॉज, उसके पिताजी का इसमें नाम बताना था, तो थर्ड जो है ग्रीम्सबाय रॉयलॉट, इसके पिताजी का ये नाम था। सी, हर स्टेपफादर कैप्ट, उसके पिताजी ने रखे हुए थे, वो रखता था क्या। ऑप्शन फर्स्ट है चीता, सेकंड है बबून और थर्ड में दे रखा बोथ। तो उसके पिताजी दोनों ही चीज़ रखता था, चीता भी और बबून, दोनों एनिमल को उन्होंने पाल रखा था। तो ऑप्शन थर्ड जो है बोथ, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, तो बोथ आएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन आपकी आएगी। डी है, हेलन स्टोनर स्लेप्ट इन द रूम ऑफ हर सिस्टर, अपनी सिस्टर के कमरे में वो सो गई थी। ई, होम्स हैड विजिटेड ए पब्लिक ऑफिस टू सी द विल ऑफ हेल। और ये होम्स जो था ये डिटेक्टिव, इसने विजिट किया था एक पब्लिक ऑफिस में वसीयत को देखने के लिए। किसकी वसीयत को देखने के लिए? मिस स्टोनर्स डेड मदर, मिस स्टोनर की जो माँ थी, जो वसीयत लिख के गई थी, उसकी वसीयत को देखने के लिए गया था कि उसने क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं साफ साफ, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। ये आपने अपनी बुक में से ही कंप्लीट करना था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ए, डॉक्टर रॉयलॉट डिमांडेड टू नो, डॉक्टर रॉयलॉट ने डिमांड किया जानने का, क्या जानने का डिमांड किया उसने? व्हाट मिस स्टोनर हैड बीन टेलिंग होम्स, कि वह होम्स के पास गई थी घर पे, तो उसको क्या बता रही थी, ये जानने का कोशिश किया रॉयलॉट ने, उसके पिताजी ने। उसका पिताजी वहीं पहुंच गया था। बी,
व्हेन इन इंडिया डॉक्टर रॉयलॉट हैड मैरिड, जब वो भारत में था रॉयलॉट तो उसने शादी की किससे? ए यंग विडो एट द टाइम, ए यंग विडो एट द टाइम, अपने समय की एक यंग विडो थी वो। सी जूलिया वॉज मिस टोनर्स, जूलिया मिस टोनर की थी ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन थी। डी है जूलिया टोल्ड हर सिस्टर दैट, जूलिया ने अपने बहन को बताया फॉर द पास्ट फ्यू नाइट्स, पिछली कुछ रातों के बारे में। सी हैड हियर्ड ए लो विसल, क्या बताया? पिछली कुछ रातों से उसको लो विसल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो बताया। ई अकॉर्डिंग टू द विल, वसीयत के अनुसार मिस्टर रॉयलॉट वॉज लेफ्ट विद, तो मिस्टर रॉयलॉट को जो छोड़ा गया था वसीयत में जो लिखा गया था ओनली 250 पाउंड्स ए ईयर, एक साल में 250 पाउंड उसको मिलने थे, ये वसीयत में लिखा हुआ था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके क्वेश्चन आंसर जो रिटन में मैंने लिखे हुए पेज पे। अब देखिए इसका ए पार्ट, डिस्क्राइब द लेडी हु केम होम्स, जो लेडी होम के पास आई थी उसका वर्णन करें, डिस्क्राइब करें उसका। तो वो मिस टोनर थी जो डिटेक्टिव होम्स के पास गई थी। तो सी वॉज इंडीड इन ए पिटिएबल स्टेट, वो वास्तव में एक दयनीय स्थिति में थी। हर फेस वॉज पेल विद रेस्टलेस आइज़, उसका जो चेहरा था बिल्कुल मुरझाया हुआ था और ऐसी आंखें लग रही थी जैसे इसने आराम भी नहीं किया, रेस्टलेस आइज थी। सी वॉज लुकिंग अराउंड 30, वह 30 ईयर्स की लग रही थी। बट हर हेयर वॉज शॉर्ट विद प्री मैच्योर ग्रे, और उसके उम्र से पहले जैसे ग्रे हो जाते हैं बाल, ऐसे बाल हो गए थे। बी क्वेश्चन देखिए, वाई डिड होम्स फाइंड द केस टू बी यूनिक, होम्स को क्यों लगा कि ये जो केस था बिल्कुल एक यूनिक केस है, एक अद्वितीय है और केसों से बहुत दूर हटकर। आंसर है द केस वॉज यूनिक फॉर होम्स बिकॉज ऑफ लो विसल एंड साउंड ऑफ मेटल क्लैंगिंग। क्यों अलग लगा? क्योंकि इस केस में इसको मिला लो विसल साउंड रात के समय जो आती है, और मेटल क्लैंगिंग, मेटल के छनछनाने की, झंझनाहट की जो आवाज़ थी वो इसमें थी। इस केस में ये इसको बेचैन कर रही थी, तो इसके लिए इन बातों को लेकर के ये केस बिल्कुल यूनिक था। सी है, व्हाट हैपन व्हेन रॉयलॉट टुक द टू सिस्टर्स टू हिज ओल्ड फैमिली होम इन स्टॉकमोरन। व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हेन रॉयलॉट टुक द टू सिस्टर्स टू हिज ओल्ड फैमिली होम इन स्टॉकमोरन, जब रॉयलॉट अपनी ये जिसकी दो बहनें थे जुड़वा, इनको लेकर के स्टॉकमोरन इंग्लैंड में जो जगह थी वहाँ पर अपने पुराने फैमिली हाउस में चला गया था, तो वहाँ पर क्या घटना घटी, क्या हुआ वहाँ पे? दे लाइड इन सेपरेट रूम्स, वो दोनों लड़के सेपरेट रूम्स में रहती थी। एंड जिप्सीज वर स्टेइंग इन द लॉन, और जिप्सी जो बंजारे थे घुमक्कड़ प्रजाति, वो लॉन में ठहरी हुई थी घर के। मिस टोनर्स सिस्टर वॉज टेरिफाइड, मिस टोनर की जो बहन थी वो घबराई हुई थी। टू डिस्क्राइब अबाउट द लो विसल साउंड एट मिडनाइट, इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए वो घबराई हुई थी कि आधी रात के समय उसको लो विसल साउंड सुनाई दे। बोथ सिस्टर्स वर यूज टू लॉक देयर रूम एट नाइट, दोनों ही बहनें रात के समय अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया करती थी। बट वन डे जूलिया फाउंड डेड, लेकिन एक दिन जूलिया मरी हुई मिली। तो ये घटना वहाँ पे घटी थी। क्वेश्चन नंबर डी है आपका इसी में, डी पार्ट, व्हाट वाज रिटन इन देयर मदर्स विल, उसकी माँ की वसीयत में क्या लिखा हुआ था? हर विल ऑल्सो अलाउड फॉर सम ऑफ दैट मनी टू गो टू मिस टोनर एंड जूलिया व्हेन द गर्ल्स मैरिड, तो उसकी वसीयत में लिखा हुआ था जब मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी, जूलिया की और मिस टोनर की, दोनों की शादी के बाद उनको भी वसीयत में लिखा हुआ था साफ साफ कि उसमें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जो भी प्रॉपर्टी उसकी थी, इसमें ये मेंशन कर रखा था विल में। ई है, व्हाट डिड जूलिया टेल हर सिस्टर, जूलिया ने अपनी बहन को क्या बताया? आंसर है शी टोल्ड, उसने बताया, एज आई ओपन माई डोर, जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला, आई सीम टू बी हियर ए लो विसल, तो मैंने एक हल्की सी
सीटी की आवाज़ सुनाई दी। सच एज माई सिस्टर डिस्क्राइब, जैसे कि ठीक ऐसे ही जैसे मेरी सिस्टर ने मुझको डिस्क्राइब किया था। एंड ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ पल के बाद ए क्लैंगिंग साउंड, और कुछ पल के बाद क्या थी, एक क्लैंगिंग साउंड थी, झनझनाने की आवाज़। एज इफ़ ए मास ऑफ मेटल हैड फॉलन, जैसा कि कोई बड़ी मात्रा में जो मेटल होता है वो गिरा हो, वो गिरने से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऐड ए परफिक्स टू द वर्ड्स टू फॉर्म एंटोनिम्स। इन वर्ड्स को एंटोनिम बनाने के लिए, विपरीतार्थक बनाने के लिए आपने परफिक्स जोड़ना है। परफिक्स होता है किसी वर्ड में बिगिनिंग में कोई आप और ऐड कर रहे हैं, और सफिक्स होता है किसी वर्ड के अंत में जोड़ना। तो आपने इसमें प्रीफिक्स जोड़ना है जो किसी भी वर्ड के आगे होता है। तो फर्स्ट में आपने जोड़ना बिगिनिंग में। देखिए वर्ड्स, इंटरेस्टेड तो क्या बनेगा, अनइंटरेस्टेड। कंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड। फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। बिहेवियर, मिसबिहेवियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एडजेक्टिव्स गोइंग फ्रॉम वीकेस्ट टू द स्ट्रोंगेस्ट मीनिंग। मीन्स ये एक एक पार्ट में, जैसे ए बी सी, तो एक एक पार्ट में 3-3 मीनिंग लिखे हुए हैं। आपने उसको वीकेस्ट से स्ट्रोंगेस्ट की तरफ ले जाना। सबसे पहले हल्का मीनिंग, फिर उससे थोड़ा और पावरफुल मीनिंग, फिर उससे पावरफुल। जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है ना मैथ में, इसी प्रकार से। जैसे ऊपर 3 मीनिंग दे दिए, में देखिए स्केयर्ड, फ्राइटन्ड, टेरिफाइड। तो फ्राइटन्ड डरा हुआ होता है, स्केयर्ड घबराया हुआ होता है, मीन्स उससे ज़्यादा थोड़ा डर का जो भाव होता है ज़्यादा होता है। टेरिफाइड बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो इस प्रकार से इनको आपने अरेंज करना था। बी देखिए, जॉयफुल, हैप्पी, एक्सटेटिक। तो पहले आएगा हैप्पी, फिर जॉयफुल, फिर एक्सटेटिक। फिर सी, लवेबल, लाइकेबल, एडोरेबल दे रखा है। तो लाइकेबल पहले आएगा, फिर एडोरेबल आएगा, और फिर लवेबल आएगा। डी, विक्ड होता है बुरा आदमी, चुड़ैल जो होता है, बेकार जो शब्द होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। विक्ड पर्सन धूर्त आदमी है। तो विक्ड, बैड और एविल है, तो बैड आएगा, फिर उसके बाद विक्ड आएगा, और एविल सबसे बुरा होता तो बाद में आएगा। ई दे रखे 3, हॉट, स्वेल्टरिंग, वार्म। तो वार्म होता है गर्म, हॉट बिल्कुल ज़्यादा उससे गर्म होता है, और स्वेल्टरिंग बिल्कुल इतना ज़्यादा गर्म होता है कि पसीने आने लग जाए। तो इस प्रकार से हमने इन वर्ड्स को अरेंज करना था। इनको एक बार ज़रूर याद कर लें। इससे क्या है कि आपको थोड़ा मीनिंग में वो डिफरेंस पता लग जाएगा, कहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज़ करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, इसके आपके सेंटेंस में यूज करना था वर्ड्स को। टेरिफाइड पे आपने सेंटेंस बना लिया, जैसे ऑब्वियसली सी वॉज टेरिफाइड विद गुड रीज़न। टेरिफाइड को यूज़ करना, तो टेरिफाइड यूज़ हो गया है। ऑब्वियसली सी वॉज टेरिफाइड विद गुड रीज़न। बी है एक्सटेटिक, वी वर एक्सटेटिक बट इंक्रीजिंगली नर्वस। हम बहुत उत्साहित थे लेकिन उससे भी ज़्यादा हम नर्वस थे। आगे सी, एडोरेबल, द किड वॉज एडोरेबल विद डार्क आइज एंड सन किस्ड स्किन। डी है विग्ड, इट वॉज ए विग्ड थिंग टू से। ई है स्वेल्टरिंग, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड आई एम स्टिल स्वेल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस। नीचे फ्रेजेस दी हुई है। फ्रेजेस कौन सी हैं, जो अंडरलाइन है वो फ्रेजेस हैं, उनको एक्सप्लेन करना था, उसके बारे में बताना था भाई इसका क्या अर्थ निकलना है। तो ए देखिए, देयर स्टेप डैड वॉज द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ ए ग्रेट इंग्लिश फैमिली, द रॉयलॉट्स। तो इसमें फ्रेज जो है द लास्ट लिविंग मेंबर, ये फ्रेज दी हुई है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो लास्ट लिविंग मेंबर क्या होता है, द लास्ट सर्वाइविंग
स्पेसीज ऑफ एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स। किसी ह्यूमन बींग में प्लांट कोई एनिमल है, उसकी जो लास्ट जो सर्वाइविंग जो अभी जी रही है उसको कहेंगे लास्ट सर्वाइविंग पर्सन को, कि वो है आपका डिसेंडेंट कह सकते हैं, द लास्ट लिविंग मेंबर कह सकते हैं। बी देखिए, ही फ्लू इनटू लार्ज व्हेन हिज हाउस गॉट रॉब्ड, फ्लू इनटू ए रेज, सडनली बिकम वेरी एंग्री, एकदम से गुस्सा हो जाना, तो फ्लू इनटू ए रेज। इसका आंसर आएगा सडनली बिकेम वेरी एंग्री। सी देखिए, बिकॉज ऑफ रोयलॉट्स हाइडियस टेम्पर, मिस टर्नर एंड जूलिया कुडंट गेट एनी सर्वेंट्स टू स्टे एट द हाउस। रोयलॉट जो था उसका पिताजी, उसका हाइडियस टेम्पर था, बेकार टेम्पर था, अनप्लीजेंट था, वो एक बेकार सा उसका चिड़चिड़ा स्वभाव रहता था, इसलिए उसके जो सर्वेंट्स थे जो उसके पास नहीं रुकते थे। तो उसी के बारे में समझाना है। उसकी पड़ोसी है, उनसे दोस्ती नहीं थी, उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, तो क्योंकि उसका हार्डियस्ट टेम्पर था। हार्डियस्ट टेम्पर है क्या, इसका मीनिंग देखिए आगे, वेरी अनप्लीजेंट टू लुक एट, वेरी अनप्लीजेंट, जो आदमी ऐसा होता है अनप्लीजेंट बिहेवियर जिसका होता है उसको कहेंगे वेरी अनप्लीजेंट टू लुक एट। कोई भी आदमी उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, बिकॉज हिज टेम्पर वॉज अनप्लीजेंट। डी देखिए, शी वॉज टू बी मैरिड सून एंड देन वुड हैव कंट्रोल ऑफ हर ओन इनकम, हैव कंट्रोल ऑफ हर ओन इनकम, इसको एक्सप्लेन करना है। तो कंट्रोलिंग कोस्ट्स इज़ वन वे टू प्लान फॉर ए टारगेट। किसी भी मतलब कोई बिज़नेस करता, कोई टारगेट रखा हुआ है उसको, तो उसको पूरा करने के लिए उसको अपनी कॉस्ट जो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, हैव कंट्रोल ऑफ हर ओन इनकम। इनकम पे, यदि इनकम कंट्रोलेबल है, इनकम कम है, तो हमें अपने खर्चे भी कम कर देने चाहिए। ई, टू बी मोर प्रिसाइज, सी वॉज किल्ड, टू बी मोर प्रिसाइज इसको एक्सप्लेन करना है, टू गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज होता है एक्यूरेट, तो टू गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इसका ये बनेगा। फिर देखिए इसमें आगे दे रखा है, लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, आओ ग्रामर को समझते हैं। आगे जो पोर्शन आएंगे सारे ग्रामर के दिए हुए। तो 9th पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ आर मिसिंग, इंसर्ट द आर्टिकल्स वेयर एवर you think they are appropriate. The moment I go through the door of the bank, यहाँ पे ऑफ और बैंक के बीच में द आएगा, and attempt to do some business there, I become an irresponsible fool, an आएगा, irresponsible से पहले an आएगा। My salary had been raised and I felt that bank was द बेस्ट प्लेस फॉर इट, द बेस्ट प्लेस, तो बेस्ट से पहले द आएगा। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, अकाउंट से पहले एन आएगा और पर्सन से पहले द आएगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। वॉज सपोज टू कंसल्ट द मैनेजर, वॉज सपोज टू कंसल्ट द मैनेजर। तो ये आपका आर्टिकल वाला था ग्रामर का टॉपिक। ये आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 10, इसमें रीअरेंज सेंटेंसेस है, इसको रीअरेंज करना है। आपको जंबल नज़र आ रहे हैं आगे पीछे करके लिखा हुआ वर्ड्स को, लेट इनको, तो आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट देखिए, कार, बाय, एयरपोर्ट, वेंट, सी, द, टू, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। वर्ड्स सारे वही हैं जो एक सेंटेंस में यूज होने चाहिए। ये 10th क्लास में आता है, कई बार इसको वैसे 5 नंबर का आता है अधिकतर इसको, लेकिन 7 नंबर का भी दे देते हैं रीअरेंज सेंटेंसेस। वैसे मुश्किल नहीं होता है, जो सब्जेक्ट जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जानता है वो बच्चा इजीली करता है इनको। देखिए, सी वेंट टू द एयरपोर्ट बाय कार, तो ये बनेगा इसका। आगे बी है, अब मैं उनको जो जंबल वर्ड्स उनको नहीं पढ़ूँगा, खाली सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। वी मस्ट टाई द पार्सल विद ए स्ट्रिंग। सी है, द चाइल्ड रैन टू कैच द बॉल अक्रॉस द स्ट्रीट। डी है, वी सा सेवरल फ्लाइंग एरोप्लेन्स ओवरहेड।
ई है हाउ फार इज़ इट फ्रॉम आगरा टू जयपुर बाय रोड। 11 में देखिएगा, ये दे रखा डिस्कवर द साउंड्स मेड बाय वेरियस एक्शंस, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन ब्लैंक्स। जो ब्रैकेट में ये जो लेटर दे रखे हैं या ये स्क्रैम्बल किए हुए हैं, बिखेर के आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, आपने इनको अनस्क्रैम्बल करना है, मीन्स एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और ये सारी की सारी इसमें साउंड दी हुई है। तो मधुमक्खी जो होती है, ये फर्स्ट देखिए, द बीज आर, मधुमक्खी जो होती हैं, अब ब्रैकेट में उसको लेटर को देखेंगे तो आप का जो वर्ड बनेगा वो बनेगा हमिंग। द बीज आर हमिंग ओवर द फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर भिन भिन आती है, घूमती रहती है, हमिंग करती है, साउंड निकलती है। बी है द लीव्स वर रसलिंग, अब आगे जो ब्रैकेट में दे रखा है उसका जो बनेगा यहाँ पे रसलिंग इन द ब्रीज। सी है द फ्रॉक्स वर क्रॉकिंग। डी है द क्लॉक वॉच टिकिंग। ई है द साइक्लिस्ट्स वर पैडलिंग। तो इस प्रकार से बनेंगे, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है आपको, ये नहीं कि वर्ड देख लिए बस। ये आप लेटर देखिए, पहले इनको खुद बनाने की कोशिश करें। इनको जो आपने ये लिखे हुए हैं मैंने पेंसिल से, इनको एक बार अनदेखा कर दें और आप खुद बनाने की कोशिश करें, खुद बनाएं इनको, फिर बाद में देख के इनको फिल करना आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद लार्ज और ग्रेट। लार्ज और ग्रेट जो वर्ड्स हैं आपने इनसे फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। ए देखिए, देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ नॉइज। बी है अ लार्ज बाउल वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी। सी यू मस्ट टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। तो अब केयर करना तो लार्ज केयर नहीं होती कोई, बाउल जो होता है वो लार्ज होता है, वो ग्रेट नहीं होता है। इस पर को डील करना, चाहे व्यवहार करना, किसी से व्यापार करना, वो ग्रेट होता है। तो ये वर्ड्स जिसके साथ क्या आएंगे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डी है अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा था, तो लार्ज यहाँ पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ई अ मैन विद ए लार्ज फैमिली, एक आदमी जो जिसका परिवार बड़ा है, नीड्स है लार्ज हाउस, तो उसको बड़े घर की ही ज़रूरत होती है। लेट अस राइट, इसमें लिखने का काम है, ये बच्चों का खुद करने का काम होता है, हम इसको मोस्टली एक्टिविटी में देते हैं। जैसे 13 है, इमेजिन यू आर हेलन स्टोनर, सोचिए, क्योंकि ये बच्चों को सोचना होता है, आपको अपनी थिंकिंग को बढ़ाइए, खुद इमेजिन कीजिए, मानिए कि आप हेलन स्टोनर हैं। राइट ए लेटर टू शेरलॉक होम्स, जो डिटेक्टिव है शेरलॉक होम, उसको आपने फिर पत्र लिखना है, एक्सप्लेनिंग योर केस एंड अबाउट हिम टू हेल्प यू, और उससे डिस्कस करें अपनी हेल्प के बारे में, उसको एक्सप्लेन करें, अपने केस के बारे में बताएं। लेटर में आपने बताना है कि भाई आपका जो क्या केस है, किस प्रकार की समस्या है, और वो किस प्रकार से आपकी मदद करे, क्या मदद आप चाहते हैं। तो ये बच्चे खुद करें और इसको खुद करने का काम होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच अगेन।